अब अपन पढ़ेंगे प्रोसेस और मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब क्या प्रोसेस होती है प्लानिंग करने की। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब सबसे पहले एम सेट करना है, एस्टैब्लिश करना है कि क्या इसका एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग इज टू डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव फॉर द एंटायर एंटरप्राइज एंड देन फॉर इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन एंड इंडिविजुअल। ठीक है, सबसे पहले एक एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव सेट करो कि किस चीज़ का एंटरप्राइज है, क्या उसका एम है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव, फिर सेक्शन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव अपन को सेट करने रहते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, उसके बाद क्या करना है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या, फाइंड आउट बिजनेस एसेट्स। अब अपन को एसेट्स फाइंड होगा। इसमें क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू establish planning premises. Planning premises are the assumptions about the likely events in the future. Planning premises क्या होता है, likely events मतलब जो हमारे हित में है, ऐसे इवेंट्स फ्यूचर में हों, इससे रिलेटेड हमें प्लान्स करना है। प्रीमाइसेस प्रोवाइड, प्रीमाइसेस मतलब एसेट्स होते हैं, ठीक है ना। प्रीमाइसेस प्रोवाइड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड दस सर्व्स एज बेसिक्स फॉर प्लानिंग। अब देखो, आपके पास जो भी एसेट्स रहेंगे, जो भी आपके पास प्रीमाइसेस रहेंगे, ठीक है ना, जो भी चीज़ें रहेंगी, आप उसी का सोच के उसी को देखते हुए आप प्लानिंग करोगे ना। और प्लानिंग जो करोगे वो इवेंट फ्यूचर से लेके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करोगे। तो प्रीमाइसेस क्या होते हैं, बेस होते हैं प्लानिंग करने के, है ना। बेस प्रोवाइड करते हैं कि आप प्लान करो, कौन, प्रीमाइसेस। फॉर करेक्ट प्लानिंग दीज अजम्पशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक फोरकास्टिंग। और इसको यहीं तक कर लेना, समझ में आया। आपके बिजनेस में जो भी प्रीमाइसेस है उसको पहले एनालाइज करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसी के बेसिस में आप क्या करोगे, प्लान बनाओगे। फिर नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अब अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है, जो कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर अपन को चुनना है सही चीज़ को। जनरली देयर आर सेवरल अल्टरनेटिव्स टू टैकल अ प्रॉब्लम। कई तरह के अल्टरनेटिव्स होते हैं ना, आपने खुद देखा होगा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क शुड बी डेवलप्ड। अब देखो, मेथड तो कई तरह का होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, पर जो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, इजी मेथड है, अंडरस्टैंडेबल है, ऐसे मेथड को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। तो बिल्कुल प्लानिंग में भी वही उसी तरह की बोल रहा है। कई अल्टरनेटिव्स होंगे, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना, छांटना है जो सही और बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है, पर्टिकुलर वर्क के लिए। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। फिर वही है, यहाँ पे अपन ने आइडेंटिफाई किया, छांटा, फिर अपन को अब सिलेक्शन करना है, इवैल्यूएट करना है बेस्ट अल्टरनेटिव को। एवरी अल्टरनेटिव डेवलप्ड इन द प्रीवियस स्टेप विल हैव सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब देखो, जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पे अपने डेवलप किए थे उसके कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ उसके डिमेरिट्स भी होंगे। दीज अल्टरनेटिव्स आर इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव। और इस अल्टरनेटिव्स को कैसे इवैल्यूएट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऑब्जेक्टिव को, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट उसको अचीव कर सके, ठीक है ना। द कॉस्ट एंड द टाइम इन्वॉल्व, और जो भी कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व है उसमें वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे, ठीक है ना। तुम्हें चुप रहे, पिट जाएगी। द अल्टरनेटिव विच इज़ प्रैक्टिकल एंड कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव इज बेस्ट पॉसिबल मैनर इन सिलेक्शन। अब इसमें क्या बोल रहा है, द अल्टरनेटिव विच इज़ प्रैक्टिकल। अब अल्टरनेटिव क्या है, जो प्रैक्टिकल है, एंड कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव। प्रैक्टिकल कैसे, जो भी आपने अल्टरनेटिव चूज़ किया वो प्रैक्टिकली आपने अप्लाई करके देखा है कि नहीं देखा है, वो सही है कि नहीं है, ऐसा नहीं आपने सोचा कर दिया, प्रैक्टिकली भी वो होना चाहिए। अब एंड कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, और ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करे, बेस्ट पॉसिबल मैनर में अचीव करे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स। अब फॉर्मुलेशन करना है डेरिवेटिव प्लान्स में। इसमें क्या है, डेरिवेटिव प्लान्स आर डिटेल सपोर्टिव प्लान्स। डेरिवेटिव प्लान्स क्या होते हैं, डिराइव करने वाले हैं, ड्राइव करके प्लान निकालने के सपोर्टिव प्लान्स होते हैं। दीज प्लान्स आर मेड टू सपोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग द बेसिक और मेन प्लान्स। ये प्लान्स क्या होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, मेड टू सपोर्ट एग्जीक्यूटिंग द बेसिक और मेन प्लान। देखो, सपोर्टिव प्लान क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो मेन प्लान है, जैसे अपन ने कुछ मेन प्लान बना के रखा है और उसके लिए कुछ और थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी एक सपोर्टिव प्लान बनाना पड़ता है, ताकि अगर मेन प्लान को जब ज़रूरत पड़े तो वो उसको सपोर्ट करे। ऐसा क्या होगा, सपोर्टिव प्लान अगर नहीं रहेगा, जैसे रहता है ना प्लान ए प्लान बी, इस तरीके से आपने प्लान ए बनाया, बी नहीं बनाया, तो फिर अगर कुछ उसमें आगे ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ हुई तो फिर क्या रहता है, सपोर्टिव प्लान रहेगा तो उसको सपोर्ट कर लेगा तो ठीक हो जाएगा, और नहीं सपोर्ट कर पाया तो फिर प्लान ए भी पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो वही बात कर रहा है, सपोर्टिव प्लान भी ड्राइव करना ज़रूरी होता है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, शेड्यूलिंग ऑफ डिफरेंट
एक्टिविटीज़। अब देखो प्रोसेस है तो बिल्कुल जैसे प्रोसेस दिया गया लाइन से आप वैसे ही लिखो, क्योंकि एक पूरा एक मेथड है, टेक्निक है ये। आप बिल्कुल भी ऊपर नीचे पॉइंट्स नहीं करोगे, जो भी प्रोसेस दिया बिल्कुल लाइन से आपको वैसे ही इसको लिखना है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको शेड्यूल करना। ऑन द वंस द सपोर्टिव प्लान्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड, एक बार देखो सपोर्टिव प्लान आपने फॉर्मुलेट कर लिया, बना लिया, सपोर्टिव प्लान भी बना लिया, प्लान भी दोनों बन गया। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सीक्वेंस द वेरियस टास्क इन अकॉर्डेंस टू देयर प्रॉपर्टी। अब फिर जो भी टास्क हैं उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से। इसमें क्या है, आफ्टर सीक्वेंसी दे हैव टू बी शेड्यूल्ड, दैट इज the time required for performing these tasks has to be determined and the starting time and finish time must be fixed। अब देखो जैसे कोई भी टास्क आपने सेट किया तो आप उसका स्टार्टिंग टाइम भी कब स्टार्ट करना है और कितने समय में उसको ख़त्म करना है, ये आपको फिक्स करना है, ठीक है ना। ऐसे आपको शेड्यूलिंग करनी है, हर एक्टिविटीज़ को आप एक टाइम देना है कि इतने इतने टाइम में ये एक्टिविटीज़ हो जानी चाहिए थी। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है, हाँ नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्लान्स एंड सिक्योरिंग कोऑपरेशन। अब है कम्युनिकेटिंग करना है, जो भी प्लान है उसको कम्युनिकेट करना है और सिक्योर करना है कोऑपरेशन। इसमें क्या आएगा, फॉर द सक्सेस ऑफ द प्लान इट इज़ नेसेसरी दैट द प्लान्स आर कम्युनिकेटेड इवन एट द लोअर लेवल्स। देखो अब जो भी प्लान्स बनाया है उसको सक्सेसफुल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जितने भी लेवल्स हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल्स हैं, सबके पास वो प्लान बाकायदा अच्छे तरीके से पहुँचे। तो वो क्या है, इसमें वही बोल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है डैट प्लान्स आर कम्युनिकेटेड इवन एट द लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स पे भी प्लान कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। द एम्प्लॉयज़ शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड द स्कोप एंड बेनिफिट्स ऑफ वेरियस प्लान। और एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भी प्लान बना उसमें कितना स्कोप है, वो कितना फ़ायदा बेनिफिट दे रहा है, ठीक है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द डिफरेंट पर्सन हु हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान्स आर टेकन इनटू कॉन्फिडेंट एंड देयर कॉपरेशन इज सिक्योर। इसको यहाँ तक कर लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, फॉलो अप एंड रिव्यू, ठीक है ना। इसमें तो आपने कम्युनिकेट किया, उसके बाद अपना आएगा फॉलो अप एंड रिव्यू। इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपने प्लान बनाया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया फिर आपका काम खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्लान्स आर मेड फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। देखो जो भी प्लान बनाए वो फ्यूचर के रिगार्डिंग बनाए, और फ्यूचर कैसा रहता है, अनसर्टेन होता है। It is thus important that plans are reviewed and modified according to the change situation so that the objective can be achieved। अब देखो आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया, प्लान बनाया, उसको प्लान को आपको अप्लाई करके बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करना है, मॉडिफाई करना है, देखना है जैसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आपको प्लान को भी उस हिसाब से चेंज करना है। मतलब कंटिन्यूसली आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा उस प्लान में। ये नहीं सेट कर दिया छोड़ दिया अरे फिर तो चलेगा भगवान भरोसे, ऐसा नहीं। उसको रिव्यू करना है, बार बार रिव्यू करके देखना है, अगर ज़रूरत है तो मॉडिफाई भी करना है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना है इसको, ठीक है ना। तभी आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो अचीव होगा। समझ में आया ये प्रोसेस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करना है, फिर प्लानिंग प्रीमाइसेस, जो भी प्रीमाइसेस उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान सेट करना है, फिर अल्टरनेटिव चूज़ करना है, इवेलुएट करना है, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है, फिर क्या करना है, सपोर्टिव प्लान चाहिए। सपोर्टिव प्लान आपको एक और बना डिराइव करना पड़ेगा प्लान, जो मेन प्लान है उसके लिए। नेक्स्ट अब शेड्यूलिंग, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है उनको शेड्यूल देना है, उनको टाइम प्रोवाइड करना है। टाइम प्रोवाइड हो गया, अब जब प्लान पूरी तरह से वर्कआउट हो गया, बन गया, तो अब उसको क्या करना है, अब अपन को उसको इम्प्लीमेंट करना है और कम्युनिकेट करना है अपने लेवल्स में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल तक की पूरे प्लान्स को अच्छी तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है। और उसके बाद जब प्लान इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर आपको उसको बार बार रिव्यू भी करना है, मॉडिफाई भी करना है ज़रूरत के हिसाब से। समझ में आया ना, ये इसके प्रोसेस थे। अब नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स और कंपोनेंट और टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब कितने टाइप्स ऑफ प्लानिंग होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या है, गोल। गोल आर कलेक्टिव एंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स विच इट डायरेक्ट इट्स एनर्जीज एंड एक्टिविटी। गोल क्या होते हैं, कलेक्टिव एंड होते हैं। देखो किसी भी चीज़ का आपने गोल सेट किया मतलब वो कलेक्टिवली एंड है। आपने एक एम सेट कर लिया वहाँ पे ख़त्म, क्योंकि आप उसका एम के रिगार्डिंग ही आपको काम करना है। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स विच इट डायरेक्ट, गोल क्या रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा एम होता है, गोल होता है जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी एनर्जीज़ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी एक्टिविटीज़ जो भी आपको एक्टिविटीज़ करना है, जो भी आप एफर्ट्स लगाते हो उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन, गोल, क्योंकि आप गोल के अकॉर्डिंग ही काम करोगे। क्योंकि देखो कोई भी इंसान होता है, एमलेस इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, जिसका कुछ एम नहीं है वो कुछ नहीं करेगा, एम रहेगा तभी कोई कुछ कर सकता है, ठीक है ना। तो वही बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, आपके पास गोल है आपका,
तो आप वर्क करोगे, उस डायरेक्शन में काम करोगे। इट इज़ दैट डिज़ायर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू रियलाइज, ठीक है ना। एक डिज़ायर स्टेट होता है, मतलब डिज़ायर मतलब जो सोच के रखा रहता है, उसको रियलाइज़ करना पड़ता है। तो गोल मीन्स द मेजरेबल ऑब्जेक्ट, गोल क्या है, मेजरेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, गोल हो गया टाइप्स ऑफ प्लानिंग में। फिर नेक्स्ट क्या, देखो ये बनाए हैं गोल्स में ऑब्जेक्टिव्स आता है, स्ट्रेटजीज आती हैं, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट, प्रोग्राम, फिर सर्कलिंग में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश टू अचीव सम पर्पस विच आर ऑल्सो कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट है किसी पर्पस के हिसाब से ही सेट होगा, है ना। बिना एम के तो कोई बिना पर्पस के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं इस्टेब्लिश होता है। ऑब्जेक्टिव आर द एम और पर्पस ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। गोल और ये बिल्कुल एक जैसी बात कर रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप उसी के रिगार्डिंग आप परफॉर्म करोगे अपनी एक्टिविटीज़ को। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस एलन, ऑब्जेक्टिव्स आर गोल्स इस्टेब्लिश। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स हैं इस्टेब्लिश किया है टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मतलब गाइड करता है, जो भी आप एफर्ट्स लगाते हो, जो भी मेहनत करते हो, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन, ऑब्जेक्टिव्स। एक ही बात कर रहा है, दोनों एक ही चीज़ है, इतना ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन की दिक्कत नहीं, समझने के लिए अपन को देखना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफाइड। देखो जो भी ऑब्जेक्टिव हो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एक पूरा स्पेसिफाई होना चाहिए और क्लियर, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टाइमली, बिल्कुल टाइम से रिलेटेड बाउंड होना चाहिए, टाइम से बंधा हुआ होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी चैलेंजिंग एज वेल एज रियलिस्टिक। चैलेंजिंग भी होना चाहिए प्लस रियलिस्टिक भी होना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल, और ऐसा ऑब्जेक्टिव हो कि हर कोई उसको एक्सेप्ट करे, नकारे नहीं, ठीक है ना, उस पर हामी भरे। ऑब्जेक्टिव इन डिफरेंट एरिया मस्ट बी सपोर्टिव टू वन अनदर, और डिफरेंट एरियाज़ के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एक दूसरे पे सपोर्टिव होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना क्या है, स्ट्रेटजीज आई। स्ट्रेटजीज मीन्स क्या होता है, अच्छा ये पूरे मेथड्स बताएंगे इसमें, छोटा सा है। स्ट्रेटजीज में क्या आएगा, स्ट्रेटजीज यूज टू फेस द कॉम्पिटिशन ऑफ द मॉडर्न एज, ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू वन मैक्सिमम। स्ट्रेटजी क्या होता है, एक टारगेट सेट करना पड़ता है। स्ट्रेटजी मतलब अपन को एक ऐसा डिसीजन, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है टारगेट को फुलफिल करने के लिए। तो स्ट्रेटजीज यूज टू फेस द कॉम्पिटिशन ऑफ द मॉडर्न एज। स्ट्रेटजीज क्यों बनाई जाती, स्ट्रेटजी क्यों बनाई जाती है, ताकि जो भी मॉडर्न एज के जो कॉम्पिटिशन है उसको अपन सही तरीके से फुलफिल कर सकें। ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेट है उसका मेन एम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, है ना। फॉर डैट दे मेक स्ट्रेटजीज टू फेस देयर कॉम्पिटिटर्स, और इसके लिए वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने बराबरी से, अपने बराबर वाले से कैसे मुकाबला करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेटजीज कैन बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। स्ट्रेटजीज कैसी होती है, एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है, ठीक है। एंड द मैनेजमेंट फेस ओपोजिशन ऑफ विद द एम्प्लॉयज़, इट मेक इंटरनल स्ट्रेटजी। अब जैसे एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन या फिर कुछ भी गड़बड़ी है तो फिर इंटरनल स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। और उसी तरह अगर आपको बाहर से कॉम्पिटिटर से फेस करना है तो फिर एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है, ठीक है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्ट्रेटजीज़ के, इट इज़ मेड बाय हाई लेवल एंड टॉप लेवल। अब देखो स्ट्रेटजीज़ ये नॉर्मल कोई नहीं बना सकता, इसके लिए अपन को हाई लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अथॉरिटीज़ की, इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ एन इंटरप्रिटेटिव प्लान इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड्स मीनिंग एंड कंटेंट टू अदर प्लान। ये क्या रहता है, इंटरप्रिटेटिव प्लान रहता है, जो क्या है सेंस प्रोवाइड करता है अदर प्लान्स को, अदर कंटेंट्स को, ठीक है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्ट्रेटजी मस्ट बी फॉर्मुलेटेड बिफोर प्लान्स आर मेड। देखो प्लान्स बनाने से पहले स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि यही बताता है कि कैसे क्या करना है। तो पहले स्ट्रेटजीज बनाना चाहिए फिर प्लान बनाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे स्ट्रेटजीज आर मेड टू टेक बेनिफिट्स ऑफ फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज एंड टू फेस टफ कॉम्पिटिशन। स्ट्रेटजीज क्यों बनाई जाती है, ताकि फ़ायदा उठा सकें, जो भी सर्कमस्टेंसेज अगर फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज उसका फ़ायदा उठाया जा सके, और प्लस टफ कंपटीशन को फेस किया जा सके, इसलिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, टू रिमूव द मोनोपोली ऑफ मारुति इन इंडिया कार मार्केट, टाटा मोटर्स हैव लॉन्च नैनो एट वेरी लेस प्राइस इन इंडियन मार्केट। अब देखो अब इनने स्ट्रेटजी बनाई, देखो जो मारुति इंडियन कंपनी थी मारुति के, वो मोनोपोली थी, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए टाटा मोटर्स ने क्या किया, कम दाम में नैनो कार उसने की ना, लेस प्राइस में नैनो कार लॉन्च की। अभी तो फिर कोई चलता नहीं है, वो बात अलग है, पर उनकी उस समय की बात थी। ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना क्या आता है,
पॉलिसीज़ में क्या है, अ पॉलिसी इज़ अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। पॉलिसी क्या होता है, एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। पॉलिसीज़ हेल्प्स ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करते हैं पॉलिसीज़। दे आर द रिजल्ट्स ऑफ डीप थॉट्स, ये क्या होते हैं, ये पॉलिसीज रिजल्ट होते हैं डीप थॉट के, जो गहराई में जिसको सोचा जाता है। दे डिफाइन द डिज़ायर एंड एम्स ऑफ द मैनेजर्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्शन, ये क्या रहा है इसमें पॉलिसीज़ में क्या रहता है, जो भी एम है, जो भी डिज़ायर सेट किया गया है मैनेजर्स ने, ये सब पॉलिसीज़ के द्वारा ही पता चलता है। दस पॉलिसीज आर अ कंटिन्यूस डायरेक्टिंग प्रिंसिपल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ रिकरिंग प्रॉब्लम्स विच आर डिसाइडेड बिफोर हैंडल, इसको यहीं तक करो, ठीक है ना। पॉलिसीज़ बनानी पड़ती, सेट करना पड़ता है, और ये डीप थॉट से पॉलिसीज़ बनाई जाती है। और कौन बनाता है, जो भी डिज़ायर एम्स और ये सब जो भी एम है, जो भी सोचा गया है, उसको सब ध्यान में रखते हुए मैनेजर्स इसको बनाते हैं, ताकि सर्टेन डायरेक्शन मिल सके, एक रास्ता मिल सके कैसे आपको वर्क करना है। अब पॉलिसीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं, पॉलिसी शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, पॉलिसीज़ कैसे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाए आपको, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसीज आर बोर्ड गाइडलाइंस एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर एग्जीक्यूटिव जजमेंट का भी स्कोप प्रोवाइड करे, बोर्ड गाइडलाइंस हो, हर चीज़ की गाइडलाइंस हो उसमें। दे आर जनरली फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है ना। और इसको जनरली कौन बनाता है, टॉप मैनेजमेंट के बनाते हैं पॉलिसीज़, किसके लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, क्योंकि पॉलिसी जो बनती है वो हमेशा लंबे समय तक बनाई जाती है, ठीक है ना। आए समझ में। अब एग्जांपल दिया जैसे अपॉइंटिंग ओनली ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस इंजीनियर्स इन द बेंच। अब देखो इसके क्या पॉलिसी बनाई है कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सिर्फ जो ट्रेंड और एक्सपीरियंस है सिर्फ वैसे ही इंजीनियर्स को रखा जाएगा, फ्रेशर्स को भर्ती नहीं किया जाएगा, ये पॉलिसी बनाई। फिर नेक्स्ट पॉलिसी क्या थी, 50% ऑफ पोस्ट आर फिल्ड बाय इंटरनल रिक्रूटमेंट एट हायर पोस्टेज, ठीक है। अब इसमें 50% ऑफ आर फिल्ड बाय इंटरनल रिक्रूटमेंट, मतलब जो अंदर मतलब जो पहले ही वर्क कर रहे थे उनको हायर पोस्ट में, मतलब प्रमोशन करना, बाहर से वर्कर नहीं लाने, जो मतलब जो अंदर ही जो बिजनेस में जो वर्क कर रहे थे, चालू कर, ठीक है ना, जो अंदर ही वर्कर्स वर्क कर रहे थे उसी को आगे प्रमोशन करना और बाहर से नहीं लेके आना, तो वही बोल रहा है। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती है जो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए चलती हैं, ठीक है ना। अब आपको ये डिफरेंस देख लेना है, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है ना।